हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हमने बात करी एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर की। आज हम बात करेंगे चैलेंजेस ऑफ बाइपोलैरिटी की। जब हम बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ बाइपोलैरिटी की, तो इसमें आपका आता है मेनली नैम। अब हमें पता चल गया है कि पूरा जो वर्ल्ड है वो 2 अलाइंसेस में डिवाइडेड था। एक था यूएसएसआर सपोर्टेड और एक था यूएसए सपोर्टेड। तो ऐसे में एक थर्ड अलाइंस होगा कि थर्ड अलाइंस वो था जो किसी भी अलाइंस में शामिल ही नहीं होना चाहता था, और इसीलिए जिसे नाम कहा गया। और इसीलिए किसी भी अलायंस में शामिल नहीं होना चाहता था। इसका रीज़न ये था कि ये न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी जो ये चाहती थी कि किसी भी अलायंस में शामिल ना हो, और वो जो किसी से भी ऐसा नहीं चाहती थी कि अगर वो यूएसए के साइड जाए तो यूएसएसआर उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, या फिर यूएसएसआर के साइड जाए तो यूएस के उसके अगेंस्ट हो जाए। ऐसा वो नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने जो है नैम को एक अच्छा ऑप्शन की तरह चुना। तो आज हम नैम के बारे में पढ़ेंगे, और जब हम नैम के बारे में देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो नैम है उसका ओरिजिन होता है आपका 1962 में, या 61 काफ़ी जगह दिया जाता है। 1961 में इसका ओरिजिन होता है। और इसके ओरिजिन की जब हम बात करते हैं तो मेनली इसके ओरिजिन में कौन कौन थे जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था, कौन कौन से लीडर शामिल थे। तो वो थे आपके यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, और इंडिया से जवाहरलाल नेहरू, और इजिप्शियन लीडर थे आपके केमल अब्दुल नासिर। उसके साथ ही इनकी मीटिंग होती है। इसके साथ इसमें शामिल हो जाते हैं बाद में इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के क्वामे नक्रुमा। आपको इन पांचों के नाम याद रखने पड़ेंगे विद कंट्रीज। इस पर क्वेश्चन सीबीएसई में काफ़ी बार आता है। तो इन लोगों ने स्ट्रांगली इस बात को सपोर्ट किया कि हमें कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करना चाहिए जो किसी भी अलायंस को सपोर्ट ना करता हो। हमारा एक थर्ड एक ऐसा अलायंस होगा, या फिर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो किसी भी अलायंस को सपोर्ट ना करते हुए अपने आप के लिए वो फ्री रहेगी, वो किसी भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, किसी के डिसीजन से इन्फ्लुएंस नहीं होगी। ये वो था। तो इसका नाम दिया गया नैम। नैम का फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट नाम दिया गया इसका। और इसका जो फर्स्ट समिट था वो हुआ था बेलग्रेड में 1961 में। 1961 में इसका फर्स्ट समिट होता है। और उसके बाद जब इसकी जब फर्स्ट समिट होती है, इसमें कितने स्टेट शामिल होते हैं? इसमें शामिल होते हैं 25 मेंबर स्टेट शामिल होते हैं, मतलब 25 कंट्रीज इसमें शामिल होते हैं। फर्स्ट बेलग्रेड का जो सम्मेलन होता है, समिट होता है 1961 में उसमें। उसके बाद जब हम बात करते हैं 18 समिट की, जो अजरबैजान में हुई थी 2019 में, उसमें जो है इसमें 120 मेंबर शामिल होते हैं। और इसमें जो है 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ होती हैं। ये ऑब्जर्वर कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? ये प्रेजेंट टाइम की कंडीशन है, तो आपको इसको भी याद रखना पड़ेगा कि आज क्या है, कितने मेंबर्स हैं इसमें। तो जब हम इसमें बात करते हैं कि अजरबैजान में जब 2019 में हम देखते हैं कि इसमें 18 समिट में 120 मेंबर शामिल होते हैं, और ये 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। तो ये ऑब्जर्वर कंट्रीज़ क्या होते हैं? तो ये ऑब्जर्वर कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती हैं जो वहाँ के डिसीजन में डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करती हैं, लेकिन हाँ वो उस पर नज़र बनाए रखती है कि ये अगर ये डिसीजन आ रहा है तो क्या होगा, ये कैसे काम किया जा सकता है, ये उसके ऊपर काम करती है, जो उसके डायरेक्ट मेंबर नहीं होती है। तो नॉन अलाइन मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो पूछा ये जाता है कि नॉन अलाइन मूवमेंट है क्या। तो असल बात ये है कि इसकी कोई एग्जैक्ट आइडियोलॉजी या डेफिनेशन नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इसमें आज जब 120 मेंबर शामिल हो गए हैं तो ऐसे में मुश्किल है कि इसको किसके अकॉर्डिंग जो है इसको क्लैरिफाई या डिफाइन किया जाए। इसलिए हम सीधा ये पढ़ते हैं जब नैम के बारे में पढ़ा जाता है कि ये क्या नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी को सपोर्ट नहीं करता है। आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी की जब हम बात करते हैं तो आइसोलेशन का सीधे मतलब ये हो जाता है कि आप जो है किसी भी इंटरनेशनल इशू से जो है जुड़े हुए नहीं, बिल्कुल आइसोलेट हो चुके हैं, आपको कोई मतलब नहीं कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो ये उस चीज़ को भी सपोर्ट नहीं करता है। इंडिया ने काफ़ी बार ऐसा किया है कि वहाँ पे जो है उसने यूएस को सपोर्ट किया या फिर रशिया को सपोर्ट किया, उसने काफ़ी बार उसने इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट किया है। तो ये मतलब होता है आपका आइसोलेशनिज्म का मतलब ये नहीं होगा कि आप किसी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आज हम बात करते हैं न्यूट्रलिटी की। तो न्यूट्रलिटी का मतलब ये होगा कि वर्ल्ड में चाहे किसी भी तरीके के आपके वो चल रहे हो, वॉर चल रहे हो या कुछ भी हो, तो ऐसा नहीं होगा कि आप वॉर में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, या फिर जो है वॉर में बिल्कुल दूर खड़े रहेंगे। ऐसा भी नहीं होगा। जब आप चाहते हैं कि आप वॉर में पार्टिसिपेट करें तो आप वॉर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते तो आप ना भी करें, कोई वो बाउंडेशन नहीं होगी आपके पास। तो ये है आपका नॉन अलाइन्ड। मतलब ये है कि आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। खैर अब वापस से आगे बढ़ते हैं, वापस से पढ़ते हैं अच्छे से। चैलेंज ऑफ बाइपोलैरिटी। We have already seen how the Cold War tended to divide the World War into two rival alliances. It was in this context that non-aligned offered the newly decolonized countries of Asia, Africa, and Latin America a third option not to join either alliance. जब हम देखते हैं, हम ये चीज़ जान चुके थे कि पूरा वर्ल्ड तो जो है 2 अलायंस में डिवाइड हो रहा था। तो ऐसे में ज़रूरी था कि जो न्यूली डिकोलोनाइज कंट्रीज़ हैं, इनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आएंगी आपकी? एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और थर्ड वर्ल्ड कंट्री
Kwame Nkrumah strongly supported them. तो जब हम बात करते हैं कि इन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज या न्यूली डिकोलोनाइज कंट्रीज ने क्या किया, इन्होंने एक थर्ड ऑप्शन देखा। उस थर्ड ऑप्शन में इन्होंने नैम को रखा। नैम के एस्टेब्लिशमेंट में मेन जो लीडर्स होते हैं आपके, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो और इंडिया जवाहरलाल नेहरू और इजिप्ट के लीडर गमाल अब्देल नासिर। सबसे पहले इन्हीं तीनों ने इनिशिएट किया था। उसके बाद जो है इनके साथ इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के क्वामे नक्रुमा इसमें शामिल हो जाते हैं। These 5 leaders came to known as the 5 founders of NAM. The first non-aligned summit was held in Belgrade in 1961. This was the culmination of at least 3 factors. तो ये सारे के सारे जो है फाइनली इस बात पे एग्री हो जाती है कि हमें नैम को इस्टेब्लिश करना है। तो बेलग्रेड 1961 में जो इसकी पहली समिट होती है और यहाँ पे जो 3 फैक्टर्स के जरिए जो इसको रखा जाता है। तो 3 रीजंस क्या थे जिस वजह से नैम को इस्टेब्लिश किया गया। तो इसमें ये कहा कि हम जो इन कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन रखेंगे। दूसरा इसने ये कहा कि जब कोल्ड वॉर की जो टेंशन ज़्यादा बढ़ रही है तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसके अरेनाज को इतना वाइड ना होने दें। इसको काउंटर करने के लिए हम थर्ड वर्ल्ड पर रख सकते हैं। थर्ड वर्ल्ड खड़े हो जाएंगे नैम के साथ में। इससे होगा ये कि इनकी सुपर पावर जो है जो थोड़ी कम बढ़ेगी और जो अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो उससे जो है कम लॉस होगा बाकी अदर कंट्रीज़ को। Third option, the dramatic entry of many newly decolonized African countries into the international arena. By 1960, there were 16 new African members in the UN. और 1960 हम देखते हैं कि UN में जो है 16 more African countries जो है शामिल हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि थर्ड वर्ल्ड बिल्कुल ना हो, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो और कोई ऐसा कोल्ड वॉर वाली इंटेंसिटी जो है इतनी ज़्यादा ना उभरे। The first summit was attended by 25 member states. Over the years, the membership of NAM has expanded. The latest meeting, उसके बाद धीरे धीरे जो इसकी फर्स्ट समिट होती है उसमें जो है इसमें फाइनली 25 मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। और जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में 18 समिट हुई थी नैम की, अजरबैजान में 2019 में हुई थी। इसमें टोटल 120 मेंबर शामिल हुए थे 2019 में और 17 जो है इसमें भी ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। As non-alignment grew into a popular international movement, countries of various different political systems and interests joined it. This made the movement less homogeneous and also made it more difficult to define in very neat and precise terms what did it really stands for. Increasingly, NAM was easier to define in terms of what it was not. It was not about being a member of an alliance. जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि इसमें इतनी सारी कंट्रीज शामिल है कि हम बता ही नहीं सकते कि नैम की डेफिनेशन एग्जैक्ट है क्या। तो हम नैम को इस तरीके से डिफाइन नहीं करते कि नैम क्या है, बल्कि हम ये बताते हैं कि क्या नहीं है। तो द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंस शुड नॉट बी कंसीडर्ड आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी। तो यही बात है कि जब पॉलिसी ये कहती है कि हम बिल्कुल अलायंस से दूर हैं, हम इसके साथ नहीं इंक्लूडेड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल आइसोलेशनिज्म या न्यूट्रलिटी को सपोर्ट करते हैं। Non-alignment is not isolationism, since isolationism means remaining aloof from world affairs. क्योंकि आइसोलेशन की पहले जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि आप वर्ल्ड अफेयर से कम्प्लीटली दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइसोलेशनिज्म सम्स अप द फॉरेन पॉलिसी फॉर द यूएस फ्रॉम द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1787 up to the beginning of the First World War. In comparison, the non-aligned countries, including India, played an active role in mediating between the two rival alliances in the cause of peace and stability. तो जैसे कि हम बताएं, अगर मैं डिफाइन करूँ आपको आइसोलेशन का मतलब क्या होता है इसका, देखो आइसोलेशन का सिंपल मीनिंग तो ये होता है कि आप जो है बिल्कुल ही वर्ल्ड अफेयर से बिल्कुल दूर है, आपको कोई मतलब नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल इसने भी दिया है कि मान लो यूएस का जब 1787 का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था अमेरिका का, तो उस टाइम पे इंडिया ने जो है इसमें कोई भी अपने पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया, उसको इस टाइम से कोई मतलब ही नहीं था 1787 तक। तो इस वजह से हम उसे कह सकते हैं कि आइसोलेशन का एक पार्ट है। लेकिन जब इंडिया ने नैम को साइन कर दिया उसके बावजूद हम देखते हैं कि इंडिया ने आइसोलेशनिज्म या ऐसी कंट्रीज आइसोलेशन को नहीं अपनाया। कैसे? जब हम देखते हैं कि इंडिया ने जो है काफ़ी वाइटल रोल प्ले किया था पीस और स्टेबिलिटी को बनाने के लिए बिटवीन टू कंट्रीज़। कौन सी? यूएसए और यूएसएसआर। हमने पहले पढ़ा था कि नॉर्थ कोरियन वॉर में कोरियन वॉर में क्या होता है, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो है जवाहरलाल नेहरू ने एक एक्टिव रोल प्ले किया था वहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। तो इसे किसी हम कह सकते हैं कि नैम जो है आपका आइसोलेशन को सपोर्ट नहीं करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Their strength was based on their unity and their resolve to remain non-aligned despite the attempt by the two superpowers to bring them into alliance. Non-alignment is also not neutrality. Neutrality refers principally to a policy of staying out of war. States practicing neutrality are not
आर नॉट रिक्वायर्ड टू हेल्प एंड अ वॉर। उसके बाद बात करते हैं न्यूट्रलिटी की। तो न्यूट्रलिटी ये भी नहीं कहती कि आप जो है बिल्कुल आउट ऑफ वॉर रहेंगे, आपको वॉर से मतलब नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है नैम के अकॉर्डिंग। इसमें जो स्टेट चाहे तो वो प्रैक्टिस कर सकता है एंड ऑफ वॉर के लिए, मतलब वॉर को खत्म करने के लिए वो वॉर में इन्वॉल्व हो सकता है। They do not get involved in wars and do not take any position on the appropriateness or morality of a war. Non-aligned states, including India, were actually involved in wars for various reasons. तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप वॉर से बिल्कुल दूर रहें, आप अगर चाहें तो वो जो वॉर में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉन अलाइंड स्टेट्स में अगर होते हुए इंडिया ने ऐसा काफ़ी बार किया है कि वो वॉर में पार्टिसिपेट उसने किया है। तो और उसके साथ ही साथ जो है ये वॉर को प्रिवेंट करने के लिए भी काम करते हैं या फिर वॉर को ख़त्म करने के लिए भी काम करते हैं। तो इस तरीके से न्यूट्रलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि या तो आप आउट ऑफ वॉर रहें, नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ आप इसके लिए काम कर सकते हैं, वॉर खत्म करने के लिए काम कर सकते हैं या फिर जो है प्रिवेंट कर सकते हैं वॉर से, लेकिन आप इसके लिए काम कर सकते हैं। तो अभी जो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई की तरफ से वो सिंपली ये आते हैं इसके ऊपर कि चलिए ठीक है हम मान लेते हैं कि उस टाइम के लिए नैम बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में नैम का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्या ज़रूरी था नैम। तो हम इसके ऊपर यह आंसर दे सकते हैं कि नैम आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़रूरी है। जब हम देखते हैं कि इसके आज अराउंड 120 मेंबर्स हैं, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और इसका रीज़न ये है इसके बढ़ने का कि आज के टाइम में अभी कहीं ना कहीं सुपर पावर का इन्फ्लुएंस रहता है, और जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, न्यूली कॉलोनाइज्ड जो कंट्रीज़ हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लें, वो किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि वो नैम के साथ सपोर्ट में रहे। और इसके बाद जब हम बात करते हैं इंडिया और नैम की, तो एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या नैम और इंडिया, क्या इंडिया ने सच में नैम की जो नैम कहता है उस चीज़ों को माना है। क्योंकि हमने देखा है कि 1972 में इंडिया और रशिया या इंडिया यूएसएसआर की ट्रीटी साइन होती है, फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन होती है। तो कहा यह जाता है क्रिटिसिज्म के तौर पे कि अगर ऐसा है कि नैम किसी में भी इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो 1972 में इंडिया ने किस रीज़न से जो है यूएसएसआर के साथ में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी। तो इस पर इंडिया ये इसको इस तरीके से डिफाइन करता है कि उस टाइम पे ज़रूरी था कि हम वॉर को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया बांग्लादेश का वॉर चल रहा था। तो इंडिया ये कहता है इसमें कि उस टाइम पे वॉर को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि हमें जो है किसी एक ट्रीटी को साइन करना पड़े, और हमारे पास पावर है, क्योंकि हमारे पास उतनी पावर थी ही नहीं कि हम उस टाइम की वॉर को ख़त्म कर सकें, और उस वॉर को जल्दी ख़त्म करने के लिए ज़रूरी था कि हम ट्रीटी साइन करें। तो ये इस तरीके से इस पर क्वेश्चन आते हैं कि नॉन अलाइंड मूवमेंट की आज की इंपॉर्टेंस रह गई है। तो जब ये पूछा जाएगा कि क्या आज इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस है, तो आप कहेंगे हाँ इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आज भी जो इसमें इतने सारे मेंबर्स हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं, और इसकी मेंबरशिप दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। और नैम जो है अब हमेशा से इस बात को सपोर्ट करता है कि हमें किसी भी अलायंस में नहीं रहना, हमें किसी के सुपर पावर्स के अलायंस में जाने की जरूरत नहीं, हम खुद इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेंगे, और जो आज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुपर पावर के जब इन्फ्लुएंस है वो बढ़ते जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है बिल्कुल न्यूट्रल होकर काम करें, या फिर आप जो है अपने लिए काम करें, और हर कंट्री के लिए अपना कह सकते हैं कि अपना हित वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें एक आपकी रिपोर्ट छपती है इसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट छपती है, रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या फिर लोअर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने रिसोर्सेज पे ध्यान दें। वो मैं आपको वापस से बता देती हूँ। इसमें यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये कहता है कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को अपनाएं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने ये कहा कि एलडीसीज़ को जो है, एलडीसीज़ का मतलब हुआ लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़। इसके तहत उन्होंने ये कहा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये क्या कर रही हैं, ये इन कंट्रीज़ का मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही है, मतलब उसका अपने लिए यूज़ कर रही है, उन कंट्रीज़ के लिए यूज़ नहीं कर रही है। तो इसके ऊपर उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकेंड, उन्होंने कहा कि वेस्टर्न मार्केट में जो है एलडीसीज़ या लोअर लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो इन डेवलप्ड कंट्रीज़ की मार्केट तक पहुँचे, ताकि वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधार सकें। अब होता क्या है, जैसे वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, ये लोअर लीस्ट डेवलपिंग जो कंट्रीज़ है वहाँ पर जाके अपने रिसोर्सेज का यूज़ करती हैं। रिसोर्सेज का यूज़ करने के बाद वो अपनी कंट्रीज़ में जाके रॉ मटेरियल लेती है और अपनी कंट्रीज़ में जाके उन्हें बेचती है फिनिश्ड गुड के रूप में। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर जो है कोई मशीन, हाँ इंडिया से मान लीजिए कि यहाँ से स्टील लिया जाता है, और स्टील लेके यूएस से जो है वहाँ से बहुत अच्छी मशीन बना के वापस से इंडिया को बेच देता है। तो ऐसे में देखा ये जाता है कि इस वजह से जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट होता है वो यूएस को हो जाता है, इंडिया को उस कॉन्टेक्स्ट से प्रॉफिट नहीं होता है। तो यही सेम चीज़ इसमें कही जा रही है कि ज़रूरी है कि यहाँ के रिसोर्सेज का अगर यूज़ किया जा रहा है तो उसके लिए
इंडिया को काम करना चाहिए। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान देना चाहिए लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि अगर कोई कंट्रीज़ इस तरीके से काम कर रही है कि आपके यहाँ हाँ, कि जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक नई मार्केट को देखें, वो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के मार्केट तक पहुँचे। जैसे अगर मैं स्टील का एग्जांपल लूँ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया स्टील के साथ खुद मशीन बनाए और वो डेवलप्ड नेशन जैसे कि यूएस हो गया या फिर और भी वेस्टर्न कंट्रीज़ होगी, वहाँ पे वहाँ के मार्केट तक पहुँचे और अपने प्रोडक्ट को सेल करें, जिससे कि वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट हो सके। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ के कॉस्ट के कंपेयर में अपना कॉस्ट कम रखना पड़ेगा, तभी इसका कुछ हो पाएगा, तभी मार्केट में आप टिक पाएंगे। मतलब अगर आज मैं कोई मशीन बना रही हूँ, उसकी कॉस्ट अगर 10 रुपये है और यूएसए में अगर वो मशीन बन रही है उसकी कॉस्ट 5 रुपये है, तो क्या रीज़न होगा कि कोई भी आपका प्रोडक्ट खरीदेगा? तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपको अपने कॉस्ट पे भी काम करना पड़ेगा। चौथा और लास्ट पॉइंट ये आता है, प्रोवाइड द एलडीसीज विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। और एलडीसीज लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़रूरी है कि उन्हें जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में एक रोल दिया जाए। मतलब वहाँ पर इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे वो अपने मार्केट में सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट को, उनको वहाँ पे जगह दी जाए। तो इसके ऊपर ध्यान देते हुए नैम ने फाइनली 1980s में जो इकोनॉमिक फैक्टर को अपने में ऐड किया। इससे पहले जो है उसने अपने में जो है इस चीज़ को ऐड नहीं किया था, इकोनॉमिक ऑर्डर को। और ये ज़रूरी हो जाता है किसी भी नेशन के लिए कि अगर आप डेवलप्ड चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो अपने इकोनॉमिक पे काम करें। वापस से बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, द नॉन अलाइंड कंट्रीज वर मोर देन merely mediators during the Cold War. The challenge for most of the non-aligned countries, a majority of them were categorized as least developed countries, was to be more developed economically and to lift their people out of poverty. तो यही कहा जाता है कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने लोगों को पॉवर्टी से ऊपर उठाए इकोनॉमिकली, और हम सारे इसमें जो है इकोनॉमिक का फैक्टर ही पढ़ेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज आल्सो वाइटल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ न्यू कंट्रीज। विदाउट सस्टेन डेवलपमेंट अ कंट्री कुड नॉट बी ट्रूली फ्री। अब एक बात करते हैं सस्टेन डेवलपमेंट की, फिर और उसके बाद ये भी बात की जाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप न्यू जो कंट्रीज़ हैं वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें और साथ ही साथ वो सस्टेन डेवलपमेंट को भी अपनाएं। सस्टेन डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि हम आज के लोगों के लिए तो अपने रिसोर्सेज रखें, साथ ही जो कल आने वाला हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए भी हम रिसोर्सेज को संभाल कर रखें। It would remain dependent on the richer countries, including the colonial power from which political freedom had been achieved. The idea of new international economic order organized with this realization, the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) brought out a report in 1972 entitled "Towards a New Trade Policy for Development." जब हम बात करते हैं कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को के आइडिया को लाया गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की तरफ से, UNCTAD की तरफ से, UNCTAD की तरफ से 1972 में लाया गया, जिसमें उन्होंने एक रिपोर्ट भी पब्लिश करी। उस रिपोर्ट का नाम था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। तो ये रिपोर्ट क्या कहती थी? ये रिपोर्ट यही कहती थी कि एलडीसीज लीस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट होने से रोके। और वो एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को? डेवलप्ड नेशंस कर रहे हैं, उनसे उन्हें रोकना पड़ेगा। दूसरी बात वो ये बोलते हैं कि आपको लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ अगर चाहती हैं कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और इकोनॉमी उनकी बढ़े, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने मार्केट को, अपने प्रोडक्ट को सेल करें वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके, वहाँ के मार्केट में जाके अपना सेल करें। उसके बाद हम बात करते हैं कि उसके बाद वो कहते हैं थर्ड पॉइंट में कि उनको जो अपनी रिड्यूस करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। मतलब आपकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपका कॉस्ट प्राइस बहुत लेस है। टेक्नोलॉजी और कॉस्ट प्राइस का क्या लिंक है? मैं एक छोटा सा इसका एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप कोई पेन बना रहे हैं, पेन बनाने के लिए अगर उस 10 पेन को बनाने के लिए आपके 10 वर्कर लग रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगी और उस 10 वर्कर को उसका जो ऑनर होगा उसे 10-10 रुपये या 100 रुपये उसकी वेजेस देनी पड़ेगी। तो ऐसे में उस पेन की कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन जब आप 100 रुपये इन्वेस्ट करके कोई टेक्नोलॉजी लेकर आ जाते हैं और वो पेन बनाते हैं, तो हो सकता है कि आप उसकी कॉस्ट को जो है डिक्रीज़ कर पाएंगे, 5 रुपीज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से कॉस्ट और टेक्नोलॉजी एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप टेक्नोलॉजी बढ़ाएं और कॉस्ट को रिड्यूस करें ताकि अपने वेस्टर्न कंट्रीज़ में प्रोडक्ट को सेल कर सकें। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट आता है, प्रोवाइड द एलटीसीज विद द ग्रेटर रोल इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लीस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए कि वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से पार्टिसिपेट करें। मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन है लाइक WTO हो गए, IMF हो गया, उसे वो पार्टिसिपेट करें और वहाँ से वो अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए काम करें। Gradually, the nature of non-alignment changes to give greater importance to economic issues. In 1961, at least at the first summit in Belgrade, economic issue had not been very important. तो इस वजह से इन्हें पता चला नॉन अलाइंड मूवमेंट
की तरह के लोगों को कि हमें जो अपने इकोनॉमिक इश्यूज़ पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन 1961 में जब इसकी फर्स्ट समिट हुई थी बेलग्रेड में, तब तक जो है इसमें इकोनॉमिक इश्यूज़ को इम्पोर्टेंट नहीं दी गई थी, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, क्योंकि इसका मोटिव जो था बनाने का नैम का, वो ये था कि आप किसी भी अलायंस में शामिल नहीं होंगे। इकोनॉमिक फैक्टर तो अभी ऐड ही नहीं हुआ था इसमें। By the 1970s, they had become the most important issues. As a result, NAM became an economic pressure group by the late 1980s. उसके बाद जब हम देखते हैं कि 1970s में NAM का जो वैल्यू है वो बढ़ने लगती है, वो इंक्रीज होने लगती है, तो ऐसे में NAM जो है फाइनली 1980s में आके जो है इसमें एक इकोनॉमिक फैक्टर को ऐड कर देता है। However, the new initiative had faded mainly because of the stiff opposition from the developed countries who acted as a united group while the non-aligned countries struggled to maintain their unity in the face of opposition. इसमें कुछ खास नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये बता देती हूँ कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं बनते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं नैम में से। ये चैलेंजेस ऑफ बाइपोलैरिटी कि नैम क्या था, कौन कौन से लीडर्स में शामिल हुए थे, जैसे आपको ये है, इन लीडर्स के नाम याद होने चाहिए, नाम एंड कंट्री के नाम। कंट्री, ये किस कंट्री से हैं? ये जोसेफ ब्रॉज टीटो, जवाहरलाल नेहरू, इनके बस नाम और कंट्रीज, इसके अलावा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। और कमाल अब्दुल नासिर, सुकरनो सॉरी, और एक लास्ट आपके आते हैं क्वामा नक्रुमा। इनके नामों को आपको याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है इंडियन कॉल वॉर, इस पर अलग से क्वेश्चन आता है, इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करें ना, इसमें से बहुत चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। बाकी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं।